हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 45 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 46 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मत दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। आपने उत्तर लिखा है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दो प्रमुख व्यक्तित्व थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 में गांधी जी कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बन गए, जबकि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति का अभी उभरता हुआ चेहरा थे। दोनों ने ही मातृभूमि को औपनिवेशिक शोषण से बचाने तथा स्वतंत्रता दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया, लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इनकी विचारधाराओं व रणनीतियां अलग अलग थीं। सुभाष चंद्र की पहचान एक उग्र राष्ट्रवादी की थी, जबकि गांधी नरमपंथी विचारधारा को महत्व देते थे। बोस गांधी जी की संघर्ष समझौता संघर्ष की राजनीति के विरोधी थे। वे आंदोलन को निरंतर बनाए रखने के पक्षधर थे। बोस ने गांधी के असहयोग आंदोलन को बीच में स्थगित करने की निंदा की। बोस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति को उचित मानते थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जबकि गांधी जी अहिंसा एवं सत्य के मार्ग को उचित मानते थे। बोस औपनिवेशिक दास शासन से मुक्ति के लिए विदेशी सहायता लेने के लिए भी तैयार थे, जबकि गांधी जी विदेशी सहायता के लिए पक्षधर नहीं थे। बोस के लिए साधन से ज़्यादा महत्वपूर्ण साध्य थे, जबकि गांधी जी साध्य और साधन दोनों को पवित्र मानते थे। इसी कारण स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी नैतिक आदर्शवादी विचारों से प्रेरित रहे, जबकि बोस वामपंथी आदर्शों से, जिसकी वजह से इनके बीच विभिन्न मुद्दों पर आजीवन मतभेद बने रहे। उपयुक्त मतभेदों के बावजूद दोनों का लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता से भारत को मुक्ति दिलाना था। इसी कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की इन दो महान विभूतियों ने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना से स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है, खासतौर पर जिस हिसाब से आपके पास जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से आपने अपने उत्तर को काफ़ी अच्छे से विश्लेषित किया है और उन सभी दृष्टिकोण को बताने का प्रयत्न किया जिस पर आपसे प्रश्न पूछा गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके प्रश्न को एनालिटिक भी करेंगे, तो सबसे पहले हम आपके ही प्रश्न को देखते हैं। तो आप ये देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है ना कि एक शब्द आपने यहाँ पे यूज किया है कि इसीलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अब आप याद करिए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया किसने था। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है कि आप यहाँ पर देखिए, आपने काफ़ी ज़्यादा ये भूमिका लिख दी है, जैसे कि महात्मा गांधी कब आए, उनकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि क्या थी, सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक पृष्ठभूमि क्या थी। आपको ऐसे नहीं लिखना है। देखिए, होता क्या है कि कई सारे आपको अध्यापक इस बात के लिए ज़रूर मोटिवेट करेंगे कि आप अपने प्रश्न में एक भूमिका ज़रूर डालें, लेकिन जब शब्दों की मर्यादा आपके साथ जुड़ी हो तो उस मर्यादा का उल्लंघन ना हो, इसलिए हमें अपने प्रश्न के उत्तर को डायरेक्ट लिखना पड़ता है। और आपसे जिस चीज़ की डिमांड की जाती है वो है विश्लेषण की, इसीलिए यहाँ पर भूमिका का महत्व कम हो जाता है। रही बात उन लोगों की कहने की जो एक्सपर्ट हैं या कोच हैं, वो इसलिए भी कह देते हैं क्योंकि उन्होंने जो तैयारी की है या उन्होंने एमए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जितनी भी तैयारी की है उसमें हमेशा उन्होंने भूमिका को प्रासंगिकता रखी है। दूसरी चीज़ कि उन्होंने ऐसी कॉपियों को इतने अच्छे ढंग से चेक नहीं करवाया या उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं लगाया कि आखिरकार वर्ड लिमिट दी क्यों जाती है। वर्ड लिमिट का आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि वर्ड लिमिट आपको इसलिए दी जाती है कि आपसे उसको इतने शब्दों में उत्तर गढ़वाना है, ये भ्रम में मत रहिए। वर्ड लिमिट आपको इसलिए दी जाती है कि आप जब आईएएस बन जाएंगी तो आपको जब सरकार पैसा एलोकेट करेगी कि आप अपने ज़िले में इतने पैसे से काम चलाइए, तो क्या आप उतने पैसे से लगभग लोगों को, वहाँ की जनमानस को संतुष्ट कर पाते हो। समझ गए, ये वर्ड लिमिट का उद्देश्य है। कई बार क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी कराने वाले शिक्षक और कोच, उनको यही नहीं पता होता कि वर्ड लिमिट हमें दी क्यों जाती है। वर्ड लिमिट इसीलिए दी जाती है कि आप उस वर्ड लिमिट को अगर वायलेट करते हो,
आप अगर उस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अपना उत्तर नहीं करते हो तो यानी कि जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आपको जब हम धन एलोकेट करेंगे तो उस धन का आप सदुपयोग नहीं कर पाओगे। क्लियर। अब आप सोचो भूमिका ही बनाने में अगर लग गए, मान लीजिए आपको सरकार ने पैसा एलोकेट किया है कि आप 300 करोड़ रुपए की अपने यहाँ कोवैक्सीन लगवाइए सबको, जितने भी वहाँ के आम जनमानस हैं। आपने क्या किया, 300 करोड़ में 100 करोड़ का टेंट लगवाया, डॉक्टरों के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसअप बनवा दी, डॉक्टरों की पूरी पृष्ठभूमि बताने के लिए 3 दिन तक मंच सजा कर रखा, सारी चीज़ें बतानी शुरू कर दी कि हम कैसे कोरोना से पीड़ित थे, कैसे हम सरकार ने ये दवा लाई। अरे इतनी कहानियाँ मत बताओ, डायरेक्ट आप उसको वैक्सीन लगवाओ जाके ना, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें करनी है। अब आप 100 करोड़ रुपए वो बचा तो सकते हो, इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप भूमिका मत लिखिए। समझ गए भूमिका क्यों नहीं लिखनी होती है। फिर आता है कि आपको ये कैसे लिखना चाहिए इस प्रश्न के उत्तर को। तो देखो, आप हमेशा डायरेक्ट लिखा करें प्रश्न। जैसे जब भी हम बात करते हैं ना कि अपने उत्तर को कैसे लिखें, तो बिल्कुल डायरेक्ट लिखें, अच्छे शब्दों में लिखें और गुथा हुआ लिखें। क्लियर। तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालें। ठीक, तो आप डाल सकते हो ऐसे साधारण से भूमिका को लिखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई सारे महानायकों और कई सारे युग पुरुषों ने अपना योगदान दिया है, जिनके मध्य रणनीति व विचार को मतभेद थे। हालांकि उस संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की प्रासंगिकता प्रमुख है, जिसके तहत उनके मध्य निम्न दृष्टिकोण थे। तो आप बता सकते हो कि दृष्टिकोण नंबर 1, संघर्ष के तरीके में उनका दृष्टिकोण भिन्न था। आप बता सकते हो नंबर 2 कि उन्होंने प्रतिभागी और समर्थक के रूप में किस प्रकार दृष्टिकोण भिन्न रखा। आप बता सकते हो नंबर 3 कि उनके संघर्ष का समय को लेकर क्या मतभेद थे। आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो कि हाँ, इनके मध्य ये जो 3 मतभेद थे और इन मतभेदों के आधार पर किस प्रकार इन्होंने दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक आज़ादी प्रमुखता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप ऐसे निष्कर्ष दे दोगे कि ये बात ठीक है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से देश को आज़ाद कराया, तो वहीं सुभाष बाबू ने उपमहाद्वीप में ब्रिटिश राज सत्ता की कमज़ोर करने का प्रयास किया। आप ऐसे लिख सकते हो निष्कर्ष के तौर पर। और वैसे भी फिर आप जब निष्कर्ष दो तो आप ये जरूर दे देना कि अभी भी इन दृष्टिकोण में भिन्नताओं को लेकर कई इतिहासकारों में मत भिन्नता है, अतः ये कहना पूरी तरह से ये दृष्टिकोण प्रासंगिक है या उचित है अतिशयोक्ति होगी, अभी रिसर्च का विषय है। और वैसे भी हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बोस रणनीतियों को लेकर दृष्टिकोण में भिन्नता हो सकती है, उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर दोनों के मध्य मनभेद नहीं था। चाहे वो राष्ट्रपिता की संज्ञा देने की बात हो सुभाष बाबू के द्वारा, चाहे आज़ाद हिंद फौज में एक टुकड़ी गांधी नेहरू ब्रिगेड के नाम से तैयार करने की बात हो, या फिर गांधी जी के द्वारा कई सारे ऐसे पत्र जिसमें सुभाष बाबू को नेतृत्व के संदर्भ में काफ़ी प्रमोट किया गया। आप देखोगे कि गांधी जी एक लेटर लिखते हैं यंग इंडिया में 1925 के टाइम पीरियड पे। उसमें वो क्या कहते हैं, जब बंगाल में बाढ़ आई थी तो उन्होंने कहा कि इस समय अगर कोई एक व्यक्ति जो नेतृत्व बेहतरीन कर सकता है तो वो केवल और केवल सुभाष बाबू हैं। आप देखोगे कि जब सुभाष बाबू की मृत्यु का खबर मिलता है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है, तो उन्होंने उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस के भाई साहब को लेटर लिखकर ये पूछा कि क्या सुभाष बाबू की स्थिति के बारे में आपको कुछ पता है। आप देखोगे जब आज़ाद हिंद फौज के बारे में उनको संबोधन करना था तो उन्होंने हंसी में मजाक में कहा आज़ाद हिंद फौज के लोगों से कि आप लोग आज़ाद हिंद फौज का नाम अहिंसक आज़ाद हिंद फौज नहीं रख सकते हो क्या। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें क्या थी कि महात्मा गांधी को मोहब्बत थी सुभाष चंद्र बोस के क्रियाकलापों से, बस वो उन चीज़ों में मतभेद रखते थे जो उनको हिंसात्मक बनाते थे। क्यों? क्योंकि गांधी के नीति नियम जो सिद्धांत थे वो थे हिंसा पर न होकर राजनीति अहिंसात्मक बने। गांधी ये कभी नहीं चाहते थे कि आप हिंसा का सहारा लो। क्यों? और गांधी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि साध्य और जो साधन हैं वो दोनों अलग हों।
साध्य की प्राप्ति के लिए आप अनुचित साधनों का मत उपयोग करें। गांधी ये कभी नहीं चाहते थे कि जब आपका दुश्मन कमज़ोर हो उस वक्त आप उस पर हमला करें, और ख़ास तौर पर उन लोगों का सहारा लेकर करें जो फांसीवादी शक्तियां हैं। अर्थात हम अपने दुश्मन को हराने के लिए किसी बाहरी दुश्मन या किसी बाहरी अनैतिक विचार वाले व्यक्ति का सहयोग नहीं ले सकते। गांधी की इस चीज़ में मत भिन्नता थी। साथ ही गांधी ये कहते थे कि अगर आप क्रांतिकारी तरीके से, देखो ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, जब आ जाए डिस्क्राइब करने को तब आप लिखिए, इस प्रश्न में आपको नहीं लिखना है। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि होता क्या है कि आप कभी भी यूट्यूब, फेसबुक, गूगल कभी भी सर्च करोगे तो यही आपको देखने को मिलेगा कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच मत भिन्नता थी। गांधी ने जब 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात आई थी तो गांधी ने कह दिया था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार ही मेरी ही हार है। इससे ये लगता है कि गांधी कितना सुभाष चंद्र बोस से नफरत करते थे। इन सारी चीज़ों के स्टेटमेंट को फेसबुक यूनिवर्सिटी बेस बनाती है और आपके अंदर गांधी और सुभाष के प्रति किसी एक व्यक्तित्व को चुनने के लिए बाध्य करती है। और वैसे भी पूरी दुनिया में गांधी को हमेशा लोग निगलेक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, आप कभी भी अगर आपको समय मिले तो आप गांधी की किसी भी पुस्तक को उठाकर पढ़ें, या फिर आपको अगर समय मिले तो आप गांधी लाइब्रेरी या गांधी म्यूजियम जो राजघाट के पास में है वहाँ जाकर अपना कुछ समय व्यतीत करें। आप यकीन मानिए आपकी वो सारी धारणाएं, आपके वो सारे विचार जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाए गए हैं वो सभी धूमिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि गांधी उस वक्त हिंसा अहिंसा की बात कर रहा है जब विश्व दो विश्व युद्धों का सामना कर चुका है। गांधी उस वक्त अहिंसा की बात कर रहा है जब अंग्रेजों के पास हथियार हैं। अहिंसा क्यों कह रहा था? क्योंकि अहिंसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता है हिंसा के रूप में हमारे समाज से कुछ ही लोग शामिल होंगे। और आप देख सकते हो कि क्रांतिकारी आंदोलन जब हिंसात्मक रवैया अपना रहे थे तो वो जनमानस में उतने लोकप्रिय नहीं थे। उनका जो समर्थन था वो कुछ ही वर्गों तक सीमित था। लेकिन गांधी ने जब अहिंसात्मक डोर को अपने हाथ में थामा तो देखा आपने कि उस समय कांग्रेस की सदस्यता करोड़ों के पार चली गई थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अहिंसा में सभी आपका साथ दे सकते हैं बट हिंसा में आपका साथ कोई नहीं देगा। और आप देखिए जब भी आज भी जब आंदोलन होते हैं और उन आंदोलनों में अगर हिंसात्मक कार्रवाइयाँ शामिल होने लगें तो उन आंदोलन से कई सारे लोग अपने आप को काटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भी हिंसा पसंद नहीं है। सभी अहिंसा की नाव पर अपनी जिंदगी की नाव को खेवना चाहते हैं। समझ गए? तो आप ये देखोगे कि जब सुभाष बाबू ये कह रहे थे कि हम हिंसात्मक तरीके से अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं तो गांधी का कहना था ठीक है भाई साहब, आप हिंसात्मक तरीक़ों से आज़ादी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन क्या ये हिंसा आपको लगता है आज़ादी के बाद थम जाएगी? क्या आपको नहीं पता कि जैसा कि अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, आप अमेरिका को आज़ाद तो करा दिए थे लेकिन अमेरिका में उस हिंसात्मक प्रवृत्ति ने वहाँ पे गृह युद्ध कर दिया। तो गांधी नहीं चाहते थे कि आगे चलकर भारत में गृह युद्ध की प्रवृत्ति बढ़े। और आप आज भी देखिए, आप गांधी को, सुभाष को अगर ये मानते हैं, आज सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो किस चीज़ का माना जाता है? गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन का। अगर कल से किसान मूवमेंट्स हिंसात्मक हो जाए तो सरकार कितना रुख अपना लेती। तो आप ये क्यों सोचते हो कि उस वक्त जब सरकार जो थी वो औपनिवेशिक दास्ता की थी? आज तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी की बात है कि भले ही कोई व्यक्ति लाल किले के प्राचीर पर जाकर अपने ध्वज का तिरंगा फहरा दे, अपने धर्म का तिरंगा फहरा दे, लेकिन हमारे देश के नागरिक या हमारे देश के सुरक्षा कर्मी उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये अपना आदमी है, अपने देश का आदमी है, अपने देश का निवासी है। और जब हम संविधान की शपथ लेते हैं तो हम ये क्या कहते हैं कि हम अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे। तो फिर हम अपनी बंदूक की नाल को अपने ही नागरिकों पे क्यों उपयोग करें? आप देखिए, जब यही चीज़ ब्रिटिश काल में होती थी तो जनरल डायर जैसे लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो औपनिवेशिक दास्ता से प्रेरित थी। इसीलिए आज भी हमारा देश जाने अनजाने में आप देखना गांधी को ही प्रासंगिक बनाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि गांधी कोई एक व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्तित्व था। वो कोई एक साधारण समय का हड्डी का एक
पुर्जा या आप कह सकते हो एक हार्ड मास का एक पुतला नहीं था, वो आने वाले युगों के लिए एक मार्गदर्शक था। इसीलिए आप देखना कि जब भी ये हम बात पढ़ते हैं तो हमें उस समय की सिचुएशन को ध्यान में रखना चाहिए, हमें उस समय की स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। और आपको पता हो कि जिन जिन लोगों ने क्रांति के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों को हराने का प्रयास किया, वो सभी हार गए। क्यों? क्योंकि हिंसात्मक तरीके में आप नहीं जीत सकते हो, हिंसात्मक तरीके में आप उतने अच्छे से भारत विजय नहीं कर सकते हो। और आपने पूरी तो हिस्ट्री पढ़ी है, आप केवल 1947 तक की घटना थोड़ा ना पढ़ते हो, गांधी के आगमन से और सुभाष चंद्र बाबू के आगमन तक की घटनाएं नहीं पढ़ते हो। आपने देखा मैसूर हो या मराठा हो या प्लासी हो या सिख हो, कोई भी हो, कोई भी अंग्रेज को नहीं पराजित कर पाया, जबकि उनके पास एक से एक बेहतरीन सेना थी। और आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि 1920 के उस दौर में जब भारत में गरीबी विद्यमान थी, जब भारत में कुपोषण विद्यमान था, जब लोगों के पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं थी, तो क्या वो हाथ में बंदूक लेकर उस शक्तिशाली साम्राज्य से लड़ते, जिसका सहयोग न केवल अमेरिका कर रहा था बल्कि कई सारी बड़ी साम्राज्यिक शक्तियां कर रही थी। तो हराने का एक ही तरीका था कि आप उन्हें अहिंसा के दम पर हराएं। अहिंसा ही क्यों चुना गांधी ने? अहिंसा इसलिए चुना क्योंकि जब ये खबर छपती थी कि अंग्रेजों ने हिंसात्मक रूप से उन भारतीयों पर हमला किया जो कि निशस्त्र थे, जिनके पास शस्त्र ही नहीं थे, तो वो न्यूज़ जब ब्रिटेन के चैनल में या ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में छपती थी तो ब्रिटेन के जो आम जन थे उनके अंदर एक सहानुभूति बनती थी। और उस सहानुभूति ने धीरे धीरे ब्रिटेन के नागरिकों में इतना बल प्रदान किया कि ब्रिटेन की संसद को भी ये मानना पड़ा। आप देखोगे एटली की सरकार आती है, चर्चिल की सरकार आती है, दोनों में कितना डिफरेंस हो जाता है। तो गांधी ने एक सार्वभौमिक कह सकते हो कि सार्वभौमिक लोगों के तहत एक शुरुआत की थी। उसने ये नहीं सोचा था कि हमारे जो आंदोलन का जो नेतृत्व हो वो केवल कुछ ही वर्गों के द्वारा हो। वो चाह रहा था कि इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हर एक वो तबका, अंतिम से अंतिम जन भी पार्टिसिपेट करे और उसे लगे कि आज़ादी हमारी है। अब सोचो कि अगर आप हिंसात्मक कार्रवाई करते हो तो क्या कोई महिला शामिल होती? और वैसे भी आप जब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हो तो उसमें भगवान कृष्ण जब भीम से कहते हैं कि भीम, शांति अगर मिल रही है तो ये सस्ती नहीं है, अर्थात युद्ध के मोल पे अगर आपको शांतिपूर्वक आज़ादी मिल रही तो ये सस्ती नहीं होती। आप देखिए ना कि विश्व में कितने वॉर्स हुए और उन्होंने कैसे अपने आप को डेवलप किया, जबकि वो तो सब मॉडर्न थे। अमेरिका तो एक मॉडर्न सोसाइटी थी, वहाँ के लोगों में प्रबोधन और पुनर्जागरण के विचार थे, फिर भी वो दास प्रथा को लेकर लड़े ना, सिविल वॉर किया ना। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते थे कि अगर हम सुभाष चंद्र बाबू के मार्ग पर चलते तो हम आज़ादी को अच्छे ढंग से प्राप्त करते। हाँ, सुभाष चंद्र बोस का सोचने का तरीका अच्छा था, लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि जब देश आज़ाद हो जाता तो देश पर जापान का शासन ना होता, देश पे जर्मनी का शासन ना होता? इस बात की क्या गारंटी थी? वो भी तो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी। क्लियर? तो उम्मीद है आपको न केवल इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा बल्कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के दृष्टिकोण पर भी आपको कुछ देखने को मिला होगा। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, ये दोनों जो पर्सनैलिटी हैं इन पर रिसर्च का विषय है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक व्यक्तित्व को महान बता दें और किसी एक व्यक्ति की प्रासंगिकता को कम कर दें। हर व्यक्ति अपने युग पे अपनी विचारधाराओं के अनुरूप ही चलता है। क्लियर? तो आप ऐसे लिख सकते हो, निष्कर्ष आप दे सकते हो कि निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि अभी ये रिसर्च का विषय है। हालांकि बाहरी स्तर पर देखें तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की औपनिवेशिक दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयत्न किया, तो वहीं आंतरिक तौर पर महात्मा गांधी ने भी इसमें सफलता अर्जित की। अतः ये कहना कि दोनों के मध्य वैचारिक दृष्टिकोण के साथ साथ मनभेद भी था तो ये असत्य है और अतिशयोक्ति है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की टुकड़ी में गांधी का भी नाम था और आज़ाद हिंद फौज के समय गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता की संज्ञा के तहत संबोधित भी किया था। और जब जब बात ऐसी आती थी तो गांधी भी हमेशा सुभाष चंद्र बोस की तारीफ करने से नहीं थकते थे। क्लियर? तो आप ऐसे बता सकते हो। अब आप अपने दृष्टिकोण के अंतर में कुछ लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा। संघर्ष के तरीके में आप ये दिखा देना कि किस प्रकार गांधी अहिंसात्मक तरीके के पक्षधर थे और सुभाष बाबू हिंसात्मक तरीके से आज़ादी की बात करते थे।
आप देखोगे गांधी के जो प्रतिभागी और समर्थक थे वो था कि सार्वभौमिक स्तर पर सभी आम नागरिक हों, जबकि सुभाष बाबू चाहते थे कि किसानों व श्रमिकों के द्वारा सशस्त्र संघर्ष की साम्राज्यवादी विचारधारा में विश्वास किया जाए और जो ये ब्रिटिश बुर्जुआवादी हैं इनके खिलाफ क्रांति की जाए। जबकि गांधी का मानना था कि केवल किसान और श्रमिकों के बल पर हम देश को आज़ादी नहीं प्राप्त करा सकते, इसमें हर एक तबके को हमें सहयोग लेना होगा। आप ये दोनों में अंतर बता सकते हो। आप संघर्ष के स्वरूप में अंतर संघर्ष के समय में अंतर बता सकते हो कि जब विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन उलझा हुआ था तब सुभाष बाबू कह रहे थे यही एक सही मौका है, हम क्यों ना बाहरी फांसीवादी शक्तियों के साथ में मिलकर देश को आज़ाद कराएं। बट गांधी का मानना था कि जब हमारा दुश्मन अभी युद्ध में फंसा हुआ है तो अभी संघर्ष करने का ये उचित समय नहीं है। समझ गए। साथ ही आप देख सकते हो कि निष्कर्ष के तौर पर कि हाँ ये बात ठीक है कि दोनों में वैचारिक दृष्टिकोण था आज़ादी को लेकर, लेकिन दोनों में निष्ठा एक ही थी, दोनों का संकल्प एक ही था, दोनों का विचार एक ही था और दोनों की भक्ति एक ही थी, बस तरीका अलग है। जैसे हम पूजा करते हैं तो कभी हम अगरबत्ती के माध्यम से ईश्वर को खुश करने का प्रयास करते हैं, तो कभी आराधना करते हैं, तो कभी घंटों जाप करते हैं, कभी उसी की माला जपते हैं। तो तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम सबका मार्ग तो एक ही है ना कि ईश्वर को प्रसन्न करना, अपने अंदर नैतिकता का बोध लाना। तो वही चीज़ है, आप इसको लिख सकते हो। बाकी आप में से जिसको भी गांधी जी के प्रति या सुभाष चंद्र के प्रति अपना लगाव है या मनमुटाव है तो उसे फ़िलहाल आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान दूर रखिए, क्योंकि यूपीएससी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलती। इसमें आपके तथ्य और तर्क चलते हैं और तथ्य और तर्क की कसौटी पर जब आप कसते हैं तो कोई भी व्यक्तित्व पूरी मॉडर्न इंडिया में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं करता था। आज की राजनीति को आप दिमाग में मत रखना। और एक बात और बता दूं, आज की राजनीति में भी आपको कई एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो कि पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे और यूएन में किसी पर्सन को भेजना था तो उन्होंने गैर कांग्रेसी व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। क्यों? क्योंकि राष्ट्र हित नंबर 1 पर होना चाहिए। और आप लोगों में से कई सारे लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि संसद में भले ही आप शशि थरूर का विरोध करते हो, हमारे देश के हर व्यक्ति संसद में विपक्षी पार्टियों का विरोध करते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग होती है तो शशि थरूर और हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष ही नेतृत्व करने जाते हैं। समझ सकते हो कहने का मतलब? तो आंतरिक स्तर पर कितने भी हमारे अंदर वैचारिक मतभेद हो, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हमारे अंदर मनभेद नहीं होता। क्लियर? तो आप ऐसे बता सकते हो कि ये परंपरा तो तब से विद्यमान है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। खैर, आपको ये उत्तर समझ में आया होगा, आपने अच्छा भी लिखा है, कुछ पॉइंट और ऐड कर लीजिए, आपका उत्तर और अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।